हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन डी है। सेक्शन ए बी सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सेक्शन डी कवर करेंगे। सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन है, जैसे ये बोल रहा है कि देयर आर 5 क्वेश्चंस इन सेक्शन डी। और क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं। उसके आगे हम 26 से यहाँ पे शुरू होता है। 26 to 30 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो शुरू करते हैं। तो 26 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो पहला पार्ट देखते हैं, ए। इसमें बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 0,0 एंड A,0 रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट 2A,0। मतलब ये हुआ कि 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो Q1 उसे बना लेते हैं, ये Q1, और यहाँ पे Q2 रखा हुआ है। ये Q1 और Q2 2 चार्जेस रखे हुए हैं। तो Q1 रखा हुआ है 0,0 पे, मतलब ओरिजिन पे रखा हुआ है, और Q2 रखा हुआ है A,0। ठीक है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स पे ये Q1 और Q2 रखे हुए हैं। अब वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट 2A,0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कहां पर, 2A,0। तो यहां पे आगे बढ़ के हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जो कि इसको मान लेते हैं ये एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2A,0। ठीक, बोल रहा है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पहला पार्ट कर लेते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू 0, ये उसने बोल दिया। अब आगे बोल रहा है, पूछ रहा है राइट 2 कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन सिचुएशन। मतलब इस सिचुएशन में से हमको 2 कंक्लूजन बताने हैं, क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, दोनों की वजह से होगी, Q1 और Q2 दोनों की वजह से। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब यह हुआ कि अगर Q1 लगाएगा, Q1 अगर पॉजिटिव है और वो इधर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर मान लेते हैं कि Q1 पॉजिटिव है तो Q2 को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q1 की वजह से राइट साइड में है तो Q2 की वजह से लेफ्ट साइड में ही होनी पड़ेगी, इस तरफ होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 शुड बी टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, क्यों, तभी तो 0 हो पाएगा ना P पॉइंट पे। अगर मान लो दोनों Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं हो सकती। या Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव चार्ज है तो P पॉइंट पे दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। तो ये सेम चार्जेस तो हो नहीं सकते, तो ऑपोजिट चार्जेस ही होंगे। ऑपोजिट चार्जेस होंगे तभी उसी वजह से, ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट आएंगी और उसकी वजह से ये दोनों कैंसिल कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका पहला कंक्लूजन तो ये हो गया कि Q1 एंड Q2 should be of opposite signs। मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव है तो पहला नेगेटिव होगा। दोनों सेम साइन के नहीं हो सकते। ठीक है, पहला कंक्लूजन ये हो गया। तो ठीक है, दूसरा देखते हैं कि यहां पे E1 और E2 क्या होने चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होना चाहिए ना। देखो, डायरेक्शन तो हमने देख ली ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा और ऑपोजिट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे 0 होगी ना। अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। डायरेक्शन हम देख चुके हैं कि ऑपोजिट ही, डायरेक्शन तो ऑपोजिट होंगी ना दोनों की, तभी 0 हो पाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी तो कैंसिल कर पाएंगे एक दूसरे को।
ठीक है, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब E1 मतलब Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ1 अपॉन Q1 से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, P पॉइंट का डिस्टेंस है ये 2a, ओरिजिन है ना ये, और P पॉइंट है 2a,0 पे, तो ओरिजिन से P पॉइंट कितना हो गया, 2a हो गया, तो 2a का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू E2 का मतलब Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ2 अपॉन, अब कितना डिस्टेंस है Q2 से लेके P पॉइंट का, ये A है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A है, और यहां से लेके ये पूरा ओरिजिन से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस 2a है, ठीक है, तो इसी को हम यूज कर लेते हैं, तो KQ2 अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या, K तो कट गया, इसको हम कर लेते हैं Q1 अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। अब देखो A स्क्वायर तो कट गया, तो क्या आया, Q1 इक्वल टू Q2 4Q2, ठीक है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा, दूसरा कंक्लूजन ये होगा कि जो Q1 है, जो ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है Q1 इज 4 टाइम्स, Q1 जो होगा वो 4 गुना होगा, ठीक है, तो Q1 इज 4 टाइम्स ऑफ Q2, तो दूसरा कंक्लूजन ये हो गया हमारे पास। तो Q1 का मैग्नीट्यूड एक्चुअली बड़ा है, तो Q1 ऐसे बोलेंगे हम कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब मैग्नीट्यूड ऐसे ही बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है कंपेयर द प्लॉट्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। मतलब हमको ग्राफ कंपेयर करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, पॉइंट चार्ज के लिए और इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज के लिए। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो बी पार्ट में हमको कंपेयर करना है प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो ग्राफ यहां पे बना लेते हैं। ये इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो गया डिस्टेंस r ले लेते हैं। तो पहले पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये KQ अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना, KQ बाय R स्क्वायर होता है, ठीक। और फॉर लाइन चार्ज, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये K और Q सब तो कांस्टेंट है, यहां पे लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है, बचा क्या R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और R का रिलेशन कैसा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां पे देखो अगर हम ग्राफ बनाएं इसमें, ये E1 ले लेते हैं, E1 और ये E2। तो अगर हम E1 का ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और E2 का बनाए तो कैसा बनेगा, E2 का बनाओगे तो ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि ये जो E1 है, और मतलब E1 ये वाला ग्राफ, ठीक है, और ये वाला E2, नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी रैपिडली कम होगी, तेजी से घटेगी। ये देखो E1 जो है वो तेजी से कम हो रही, E1 की जो वैल्यू है वो तेजी से घट रही है, E2 की वैल्यू भी घट रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं घट रही, क्योंकि ये E1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है।
तो इससे ये पता चलता है कि E1 की वैल्यू R के साथ बहुत तेजी से कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्राफ तेजी से कम हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही करना था हमको कंपेयर, जब भी ग्राफ्स को हम कंपेयर करते हैं तो एक ही ग्राफ में बना के देखते हैं कि कौन सा ग्राफ कैसा आ रहा है, ठीक है। अलग अलग ग्राफ नहीं बनाते, क्योंकि अलग अलग बनाएंगे तो फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा तेजी से कम हो रहा है, कौन सा धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 27th देखते हैं। इसमें भी इस पे 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, ए पार्ट। पूछ रहा है कि वाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती हैं। चलो इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ऐसा कोई सरफेस मान लेते हैं, पहला पार्ट। ऐसा कोई सरफेस है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल नहीं है, किसी भी कोई रैंडम एंगल पे है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है हमारा। तो ये किसी एंगल पे है, तो यहां से एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये बना लेते हैं एक लाइन जो कि नॉर्मल है इस सरफेस के, ठीक है, नॉर्मल। और ये थीटा ले लेते हैं कुछ, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा इस साइड आएगा, कितना आएगा, ई कॉस थीटा, और एक इधर आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, जो एक होगा नॉर्मल की डायरेक्शन में ई कॉस थीटा, और एक आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हमें यह पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराएं तो वर्क डन तो 0 होता है। वर्क डन ऐसे लिखेंगे हम, वर्क डन इन मूविंग a charge on an equipotential surface is 0। ये हमको पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे क्या है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे आ गई, ऐसे टेढ़े आ गई, टेढ़ी किसी एंगल, रैंडम एंगल पे हमने थीटा मान लिया, अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स लग जाएगा। ये जो ई साइन थीटा है ये लगाएगा चार्ज के ऊपर फोर्स। जिस चार्ज को, मान लो कि क्यू चार्ज को आप मूव करा रहे हो, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लग जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ, ये इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो फोर्स कितना लग जाएगा, फोर्स ऐसे बोलेंगे, देखो मैं समझा देता हूं पहले। ये ई साइन थीटा क्या होगा, ई साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वर्क डन तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है वर्क डन तो हो नहीं सकता, टेंजेंशियल डायरेक्शन मूव कराएगा, थोड़ा सा मूव करेगा अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो वर्क डन तो होना नहीं चाहिए। तो वर्क डन होना नहीं चाहिए, वर्क डन तो 0 होना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगी तो फोर्स भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ लग जाएगा, और फोर्स लग जाएगा तो हमको पता है कि वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर होता है। अगर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी आर कॉस 0। कॉस 0 क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन का हम फोर्स ले रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी अगर हम लेते हैं कुछ डी आर, ये ले लेते हैं डी आर, तो फोर्स और डी आर एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए कॉस 0, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डी आर। तो एफ डी आर कॉस 0 हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर। अब एफ कितना है, डी डब्ल्यू, एफ की वैल्यू क्या है, फोर्स कितना लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा इधर ई साइन थीटा, तो वो फोर्स लगाएगा चार्ज के ऊपर, उसे बोलते हैं क्यू ई। हमने पढ़ा है ना कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई।
तो Q इंटू ई, क्यू इंटू ई कितना है, ई साइन थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा, तो इंटू डी आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट आ गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो फोर्स भी आ जाएगा ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वर्क डन, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन तो नहीं लेकिन वर्क डन भी तो हो जाएगा ना फिर, ड्यू टू फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वजह से वर्क डन होने लग जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन विल बी इन दिस केस if theta is not 90, sorry 0, if theta is not equal to 0, there will be work done on an equipotential सरफेस, ठीक है। अगर थीटा जीरो नहीं हुआ, थीटा जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग जाएगी, तो इसका मतलब फोर्स भी लग जाएगा कुछ ना कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा तो वर्क डन भी हो जाएगा अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो लेकिन वो तो हो नहीं सकता ना, तो वही लिखा है इफ थीटा नॉट इक्वल टू 0 देयर विल बी वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसीलिए थीटा हैज टू बी, थीटा देयरफॉर थीटा हैज टू बी 90 डिग्री, सॉरी 0, क्या लिख रहा हूं, थीटा हैज टू बी 0 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगी तो फिर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कंपोनेंट नहीं आएगा तो उसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगा इन द डायरेक्शन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर फोर्स ही नहीं लगेगा अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस तो अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इसको ऐसे लिख लो देयरफॉर थीटा हैज टू बी 0 डिग्री, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड must be normal to the equipotential surface, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस for an infinite plane charge sheet, are the gaps between the equipotential surfaces same or different? अच्छा ठीक है, देखो इसमें ये बोल रहा है कि एक इन्फानाइट प्लेन चार्ज शीट है, इन्फानाइट शीट, उसके लिए उस पर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। तो बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक इन्फानाइट, ये प्लेन शीट है और इसके ऊपर चार्ज होगा कुछ, ठीक है, जो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अभी हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगी, सॉरी ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगी, और हमने पढ़ रखा है कि प्लेन चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है ना, तो ये तो ऐसे ही यूनिफॉर्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ भी निकलेगी ऐसी, ऐसा ही दूसरी तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक। हाँ तो ठीक है, एक तरफ बना लेते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी तरफ भी वैसा ही होगा। तो उसमें बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको बनाने हैं। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने पढ़ लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये देखो, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा,
ये तो वैसा ही बनेगा ना इनके परपेंडिकुलर, एक प्लेन ही बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा बना लो। चलो एक और बना लेते हैं, अलग अलग कलर से बना लेते हैं, ये ऐसा कुछ बना लेते हैं, ये लो, ये ठीक है। एक और कलर ले लेते हैं, चलो ये लो। तो 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बना लिया। वैसे ये देखो इनफाइनाइट शीट तो बहुत बड़ी होगी ना, इस तरफ फैली होगी, चारों तरफ फैली होगी, ऊपर नीचे हर तरफ फैली है, लेकिन हमने एक पोर्शन बनाया है। वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पूरा फैला होगा इनफाइनाइट, जितनी बड़ी शीट उतना बड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन हमने अब दिखाया छोटा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं बना सकते ना। आप ये समझ लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी काफी बड़ा है, लेकिन हमने उसका एक पोर्शन दिखाया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब ये बना लिया हमने, और देखो क्या पूछ रहा है उसमें, देखते हैं। और उसमें पूछ रहा है कि आर द गैप्स बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सेम और डिफरेंट, मतलब इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है ये वाला, इस गैप की बात कर रहा है वो, R1 R2, ये R1 और R2 सेम होंगे कि अलग होंगे। अगर हम इसको माने कि ये V है, इसको ले लो 2V, इसको 3V, ऐसे ले लें। अगर हम एक एक वोल्ट के ऐसा ले लेते हैं कि पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, तीसरे वाले का 3 वोल्ट है, तो एक एक वोल्ट का गैप हो गया ना। तो एक एक वोल्ट का गैप में अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हो तो क्या उनके बीच में जो स्पेस होगा, गैप होगा, वो भी सेम होगा? क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो यहां पे रेड और ब्लू के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V, यहां पे 2 वोल्ट, यहां पे 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट हो गया ना। 1 वोल्ट का डिफरेंस है इनके दोनों के बीच में, रेड और ब्लू के बीच में। और ब्लू और ग्रीन के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी 1 वोल्ट ही है। ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो 1 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का गैप है, तो क्या जो ये डिस्टेंस का गैप होगा इनके बीच में वो भी सेम होगा क्या? ठीक है, वो देखते हैं। देखो यहां से क्या है, हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो यहां रेड से लेके ब्लू तक चलते हैं, तो यहां पे क्या होगा, रेड से ब्लू तक हम बोल सकते हैं कि dv इंटीग्रेशन कर दो यहां पे v से लेके 2v तक, यही है ना, हमने माना है कि इसका पोटेंशियल v है और ये 2v है, तो v से लेके 2v तक चल रहे dv इक्वल टू माइनस ई की डायरेक्शन इधर है और dr की डायरेक्शन भी, ये dr की डायरेक्शन इधर ही है, dr, तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, ई dr हो गया, ठीक। और ई तो हमें पता है कांस्टेंट है, और dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, इस पे लिमिट लगेगी v से लेके 2v तक इक्वल टू माइनस ई, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा, ये तो r ही हो जाएगा, और r का मतलब r1, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो r1 है, r1 ले लिया हमने, ठीक है। अब ये 2v माइनस v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे एक छोटी सी हमने गड़बड़ कर दी कि पोटेंशियल एक्चुअली यहां पे बढ़ता हुआ दिखा दिया हमने। एक्चुअली पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होता है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम जाते रहेंगे तो पोटेंशियल कम होता रहेगा, 3v 2v v ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे हो जाएगा हमारा 3v से लेके 2v तक, तो 3v से 2v ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा, 2v माइनस 3v इक्वल टू माइनस ई r1, ठीक, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ ये गैप का देखना है ना, गैप ज्यादा होगा कम होगा वो वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होता है, तो वो चीज यहाँ पे सही दिखानी चाहिए हमको, ठीक है। अब देखो ये तो हमने क्या दिया, माइनस वी इक्वल टू माइनस ई इंटू r1, ठीक। अब दूसरा कर लेते हैं, ब्लू से ग्रीन तक चलते हैं, इसको भी ले लेते हैं dr, तो इसमें भी सेम चीज लगा लेते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, ये हो गया। अब इसमें इंटीग्रेशन कर लो,
कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट कहाँ से लगेगी, 2v से लेके v तक, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v, इसमें लिमिट लगेगी 2v से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये e दोबारा भार है और e और dr के बीच में एंगल 0 है, सेम कहानी जो हमने पहले की, e भार आ गया, माइनस तो है ही, इंटीग्रेशन dr का हो जाएगा r2। तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस 2v इक्वल टू माइनस ई r2। तो कितना आ गया ये आ जाएगा माइनस v इक्वल टू माइनस ई r2। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करके पता चलता है, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, सीधे पता चल रहा है कि r1 और r2 बराबर ही होने चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, डिवाइड कर लो, डिवाइड तो सब कट जाएगा और r1 और r2 बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गैप्स हैं इनके बीच में ये सेम है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे द गैप्स between the equipotential surfaces are same, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है प्रूव दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इन अ कंडक्टर इज सेम। तो एक कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, ये हमको प्रूफ करना है। चलो ठीक है, सी पार्ट भी कर लेते हैं। तो सी पार्ट भी देख लेते हैं। एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसके अंदर दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। तो यहां से लेके यहां तक हम वो इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी, वही वाली जो अभी हमने लगाई, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अब हमें पता है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना इसके अंदर, तो E की वैल्यू जीरो हो गई, E हो गया जीरो, तो dV की वैल्यू आ गई जीरो, सीधा सीधा, जब E ही जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर तो E जीरो होता है ना, तो ये इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे E जीरो हो जाएगा, तो dV इज इक्वल टू सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, VA से लेके VB तक, तो इसका dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, और इस पर लिमिट लगेगी VA से VB इक्वल टू जीरो है, और ये VB माइनस VA क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो VB इक्वल टू VA अपने आप ही आ गया। तो इससे पता चलता है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, दो क्या कितने भी ले लो, सब पे पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 28th देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि इसमें इसने फिगर दी है, इसमें बोल रहा है इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर R इक्वल टू 4 ओम। मतलब ये एक सर्किट दे रखा है, इसमें जो R इक्वल टू 4 ओम वाला है ये रजिस्टर है, इसमें कितनी पावर कंज्यूम होगी ये बताना है। तो इसका मतलब हमको इसको पहले यहाँ पे करंट पता होना चाहिए, करंट पता चल जाएगा तो पावर कंजप्शन भी निकल जाएगा। तो कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा, ये देखते हैं। चलो अब इसमें क्या है, हमको किरचॉफ्स लॉ लगाना आना चाहिए। ये सर्किट दे रखा है तो इसमें बहुत ये लूप हो सकते हैं, देखो BADCB, एक ये लूप ले सकते हैं किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए, दूसरा ये ले सकते हैं AEFDA, और तीसरा ये बड़ा वाला पूरा BEFCB, ये पूरा लूप ले सकते हैं। तो कोई भी लूप ले लेते हैं हम, ठीक है। यहां से तो इसने ये फिगर में दे ही दिया है कि I1 यहां से निकल रहा है और I2 यहां से आ रहा है, यहां से I1 आ रहा है, इस जंक्शन में I1 आ रहा है ऊपर से, नीचे से I2 आ रहा है, और फिर ये इस वाले जंक्शन में, इस वाली वायर में I1 प्लस I2, ये इसने करंट दे दिया। तो ठीक है, हम भी ये ले लेते हैं और हम एक लूप ले लेते हैं जिसकी मदद से हम
करंट निकाल लेंगे। चलो ये लूप ले लेते हैं सबसे पहले, ऊपर वाला बी लूप BADCB, ये वाला लूप ले लिया। तो अब इसमें क्या है, ऐसे चलते हैं और इक्वेशन लिखते हैं किरचॉफ लॉ लगा के। लूप रूल लगाएंगे जिसमें बोलता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ लूप इज 0। तो ठीक है, बी से ए चलते हैं, कुछ नहीं मिला, ए से आगे बढ़ेंगे तो ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसमें कैसे लिखते हैं इक्वेशन, -I1 + I2 × 4, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। और ऊपर जाओ सी तक, फिर सी से यहां ये R1 मिल जाएगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें करंट कितना है I1, तो इसमें लिखेंगे हम -I1 × 2, तो 2I1 हो गया। आगे बढ़ेंगे, ये EMF मिलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो +12। तो ये इक्वेशन, लूप रूल लगाना, जंक्शन रूल लगाना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो एक बार आप किरचॉफ्स के रूल्स पढ़ लीजिए, एक दो आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। ये इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए कि कैसे हम एक लूप में इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया, ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा लूप ले लेते हैं, नीचे वाला लूप ले लेते हैं। लूप इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। -I1, सॉरी ये 4 आएगा साथ में, -4I1 -4I2 -2I1 + 12 = 0। ये कितना हो जाएगा, -6I1 -4I2 + 12 = 0, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा लूप ले लेते हैं, लूप AEFDA, ये हो गया दूसरा लूप। अब इस लूप में भी दोबारा से इक्वेशन लगा लेते हैं। तो यहां से AE जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले EMF आएगा, उसमें प्लस से नेगेटिव जा रहे हैं हम, तो -6 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद F पे पहुंचे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। फिर D पे पहुंचेंगे, सब बीच में कुछ नहीं आया। फिर D से लेके A पे जाएंगे तो क्या आएगा, ये A की रेजिस्टेंस है, ये आ जाएगा, कितना हो गया, ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसलिए आएगा +I1 + I2, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा I1 + I2 × 4 = 0, ये हो गया। तो I1, यहां से तो I1 + I2 की वैल्यू आ जाएगी। I1 + I2 कितना आ गया, 6/4 आ गया ना, 6/4 मतलब 3/2। अब इसको हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब I1 + I2 आ ही गया सीधा सीधा, तो फिर इस लूप की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, इस लूप की जरूरत नहीं पड़ी, तो ठीक है, ये एम्पेयर आ गया। अब पावर कंजप्शन कैसे बताएंगे, पावर कंज्यूम्ड बाय R, एक ही है इसमें रेजिस्टेंस R, कैपिटल R, इज P = I1 + I2 का स्क्वायर × R। तो I1 + I2 में पता है 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर × R4 हो गया, और ये आ गया हमारा 9 वॉट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 29 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है एक्स-रेज फॉल ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। मतलब एक सरफेस है हमारे पास, कोई भी सरफेस हो सकता है, उसके ऊपर एक्स-रेज गिरती हैं, ठीक, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही होता है कि रेडिएशन गिरती है सरफेस पे और वो वहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब वर्क फंक्शन जो है फाई नॉट सरफेस का वो 0 है, नेग्लेक्ट कर दिया उसने, ठीक। आगे बोलता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड
टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स। अच्छा, तो देखो यहां पे क्या है ना, इन जो एक्सरेज इसके ऊपर गिर रहे हैं उसके अंदर फोटॉन्स हैं, तो उन फोटोन की एनर्जी है ई न्यू, उसकी दे दिया उसने। ई न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, जो कि सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं। और हमको रिलेशन बताना है, हमको रिलेशन फाइंड करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। इलेक्ट्रॉन्स जो निकले इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी कुछ लेमडा, ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो गिर रहे हैं सरफेस पे, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो ठीक है, बताते हैं रिलेशन। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है। क्या होती है वो बोलती है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, ठीक है। मतलब ये क्या चीज है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो सरफेस पे गिर रही है। और ये क्या चीज है, फाई नॉट, ये है वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। और के ई मैक्स क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये तो जीरो हो गया, तो ये एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन है, वो तो सीधा इसने ई न्यू दे दिया, ई न्यू ये दे दिया उसने कि एच न्यू को ये ले लो, ई न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू जीरो, तो ये तो फाई नॉट तो जीरो हो गया, वर्क फंक्शन जीरो दे रखा है, प्लस के ई मैक्स मतलब हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वी कितना आ जाएगा, 2e न्यू अपॉन एम का रूट। हम बोल देंगे स्पीड आ जाएगी ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से, उसको हमने v ले लिया और वो ऐसे इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है। अब देखो यहां पे क्या है, हमको बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, सॉरी, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, ये होता है। अब v को हम सीधा यहाँ ये रख देंगे, ये जो v है हमारा ना, वेलोसिटी आई है, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, क्या आ जाएगा, h अपॉन m इंटू रूट 2e न्यू अपॉन m। अब इस m को अंदर ले जाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और एक m कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, h अपॉन रूट 2me न्यू, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम इन दोनों के बीच में तो रिलेशन आ गया, ये आ गया रिलेशन लेमडा और ई न्यू के बीच में सीधा सीधा। तो यही बताना था ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। आ गया ये वाला रिलेशन, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2me न्यू, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर लेमडा एज अ फंक्शन ऑफ ईवी। अच्छा, तो हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये रूट है ना, थोड़ा स्क्वायर कर लेते हैं, तो लेमडा स्क्वायर क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m ई न्यू, ये आ जाएगा। तो ई न्यू और ई न्यू को उधर ले चलते हैं, लेमडा और एज अ फंक्शन ऑफ ईवी, हाँ तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो जो भी है, मतलब ये देखो वैसा ही बन रहा है ये कुछ, कि या तो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यहीं से देख लेते हैं, लेमडा और ईवी के बीच में कैसा रिलेशन है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईवी का रूट, ठीक है। इसका मतलब ईवी अगर बढ़ाएंगे तो लेमडा कम हो जाएगा ना, तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो ग्राफ ऐसा आ जाना चाहिए, इधर ले लो लेमडा, इधर ले लो ईवी, ठीक है, और ये आ जाएगा ऐसा कुछ, कि जैसे जैसे ई न्यू बढ़ाएंगे, ई न्यू यहां से बढ़ाते रहोगे तो लेमडा कम होता रहेगा। तो वैसा ही ग्राफ है ये, ठीक। तो ये हमने देख लिया, मतलब बना दिया, उसने पूछा था ग्राफ बनाने के लिए, तो हमने लेमडा और ईवी के बीच में ग्राफ बना दिया। अब देखो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में बी पार्ट में बोलता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट
ऑन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इफ द सरफेस हैज सम वर्क फंक्शन जस्टिफाई योर आंसर। मतलब चलो इसको भी कर लेते हैं। तो बी पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर फाई नॉट जीरो नहीं हुआ, कुछ हुआ मतलब कुछ वैल्यू होगी उसकी, तो फिर लेमडा पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब बढ़ेगा घटेगा क्या हो जाएगा। अगर फाई नॉट जीरो हुआ तो लेमडा अगर कुछ है, तो अगर फाई नॉट कुछ उसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी तो लेमडा पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमें देखना, देखो हमने तो ये निकाला है ना, क्या निकाला है, ये एक एक्सप्रेशन निकाला है जब फाई नॉट जीरो था, तो ऐसा ही एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं जब फाई नॉट की कुछ वैल्यू होगी। तो ठीक है, फाई नॉट होगा तो ई न्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, वो तो चलो ठीक है जो भी होगी, ई न्यू ले लेते हैं, इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगा, क्योंकि वो जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है वो तो यही है ना, ई न्यू की जगह एच न्यू की जगह ई न्यू दे दिया उसने, एनर्जी ऑफ फोटोन ले लो ई न्यू, और फाई नॉट पहले तो जीरो था लेकिन अब कुछ ना कुछ है, कुछ वैल्यू होगी उसकी, हमें लेना पड़ेगा, प्लस के ई मैक्स को हमने हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया। तो हम ऐसे भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को। अब देखो यहाँ पे फाई नॉट जीरो नहीं है, कुछ है, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं ई न्यू माइनस फाई नॉट, ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे देखो वेलोसिटी स्पीड आ जाएगी कि 2 इंटू ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन एम का रूट, ये आ गया। अब देखो ये लेमडा क्या होगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये वैसे ही है, वी को उठा के यहां डाल देते हैं जैसे पहले किया वैसे ही अभी करना है, m इंटू 2 इंटू ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन m अंदर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और एक m कट जाएगा, तो ये लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा h अपॉन रूट 2 ई न्यू माइनस फाई नॉट इंटू m। ठीक है, अब देखो डिफरेंस देखते हैं क्या है उसके अंदर। पहले लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम ई न्यू आ रहा था, तो ये एच 2 एम सब तो कांस्टेंट है, बचा गया ई न्यू। अब पहले ई न्यू था, ठीक है, अब कितना हो जाएगा ई न्यू माइनस, दोनों में डिफरेंस कितना है, यही तो है, बाकी एच और 2 एम का जो रूट है सब कुछ वही है, डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों एक्सप्रेशन में, ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो आया और जो हमारा आया है ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है, उसमें था ई न्यू और यहां पे है ई न्यू माइनस समथिंग कुछ फाई नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, ये वैल्यू अगर कम हो गई पहले से तो लेमडा अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। इसको लेमडा 2 ले लो या लेमडा 1 ले लो, लेमडा डैश ले लो, तो लेमडा डैश ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर कम हो गया, तो लेमडा डैश ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे हम कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, विल इंक्रीज। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पे जो डिनोमिनेटर में ई न्यू माइनस समथिंग आ रहा, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी तो लेमडा डैश बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था हमको उसमें कि क्या फर्क पड़ेगा लेमडा पे। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। एक हमें प्रिज्म दे रखा है, पढ़ लेते हैं चलो। ऑन द फेस ए बी ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 60, मतलब एक प्रिज्म दे रखा है, उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 दे रखा है यहाँ पे, और एक रे उसके ऊपर यहाँ पे इस साइड पे नॉर्मल पड़ती है, परपेंडिकुलर गिरती है, इस वाली साइड पे दे रखा है फिगर में, और इसका मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3। तो इस प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है 2/√3।
ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अब आगे बोल रहा है ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। इसका जो पाथ है वो बताना है कि ऐसे जाएगी, टकरा के क्या होगा इसका, ठीक है, क्या क्या होगा वो सब बताना है, कहां कहां जाएगी रे। ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन। तो ठीक है, सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि ये अंदर जाएगी। देखो ये परपेंडिकुलर टकरा रही है, इस पे अंदर घुस रही है, तो यहां से परपेंडिकुलर ही चली जाएगी ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही चली जाएगी ऐसे। ये थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 ही होगा, ठीक है। सॉरी 90 नहीं, 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। यहाँ पे नॉर्मल है ना, यही लाइन, यही नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है ये रे? 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ आई इक्वल टू 0 तो आर भी 0 होगा, स्नेल्स लॉ से हमको पता है। n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। अगर i 0 हो गया तो r भी अपने आप ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है कि परपेंडिकुलर अगर गिर रही है सरफेस पे तो परपेंडिकुलर ही निकल जाएगी ऐसे। अब आगे परपेंडिकुलर यहां पे गिरती है तो यहां से नॉर्मल बना लेते हैं पहले हम, नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल बनाएंगे तो क्या होगा, यहां पे क्या होने वाला है, बाहर निकलेगी कि क्या होगा? चलो देख लेते हैं। यहां पे एंगल कितना है, ये देखो 90 है ना, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा अपने आप, ठीक। ये 90 है, 60 30 हो गया ना। ट्राइंगल के सारे एंगल 180 होते हैं सबका सम, तो इस वजह से ये 60 है तो ये अपने आप ही 30 हो गया। ये 30 हो गया तो यहां पे इस सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, यहां पे 60। अब यहां पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, यहां पे पहले हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या होगा बताओ। यहां पे n1 सेम फॉर्मूला लगाएंगे, n1 इंटू साइन आई। n1 कितना है, n1 मतलब अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया n1 और बाहर वाले का ले लिया n2। तो बाहर वाले का कुछ नहीं दे रखा तो हम एयर मानेंगे तो ये n2 तो 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि हम हवा मानेंगे कि बाहर हवा है, कुछ नहीं दे रखा तो बाहर हवा मान लो। अंदर का n1 है वो दे रखा है कितना, 2/√3, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, n1 इंटू साइन आई, और आई कितना है, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्शन एंगल जो भी होगा r वो निकालेंगे। तो अब n1 कितना है, हाँ n1 है 2/√3 इंटू साइन आई, साइन 60, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है ना, इक्वल टू n2 कितना हो जाएगा, n2 1 है इंटू साइन आर, ठीक है। अब साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, तो 2/√3 इंटू √3/2 इक्वल टू साइन आर। अभी देखो ये तो कट गया, √3 2 सब कट गया, तो साइन आर कितना आ गया, साइन आर आ जाएगा 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 90। इसका मतलब ये जो रे है यहां से टकरा के 90 डिग्री पे चली जाएगी। 90 डिग्री पे मतलब इस डायरेक्शन में चली जाएगी, इस डायरेक्शन में पैरेलल टू सरफेस, ये 90 डिग्री हो जाएगा। रिफ्रैक्शन एंगल, एक मिनट, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से 90 डिग्री बनाएगा वो, वही रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा। तो 90 डिग्री बनाएगा तो जो रे जाएगी वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू ये वाला सरफेस, इस सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, ग्रेस करते हुए चली जाएगी। तो ये तो हमने बना दिया पाथ। यहां से रे आएगी, टकरा के सीधा चली जाएगी, और फिर यहां पे दोबारा टकराएगी और पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पाथ बना लिया। अब हमें क्या बताना है, ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस का मतलब होता है कि प्रिज्म से जब बाहर निकल रही है तो कितने एंगल पे निकल रही है, ठीक। तो कितने एंगल पे निकल रही है, 90 डिग्री पे तो निकल रही है, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस 90 ही हो जाएगा। एंगल ऑफ इमरजेंस, सॉरी इमरजेंस कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा।
एंगल ऑफ इमर्जेंस वो होता है जितने एंगल पे वो रे बाहर निकल रही होती है, ठीक है। और क्या बताना है, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन का हमको फॉर्मूला पता है, वो लगा लेंगे। एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला डेल्टा होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई क्या चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरू में बिल्कुल जब रे एंटर कर रही थी प्रिज्म पे, तब एंगल कितना था, इंसिडेंस एंगल कितना था, 0। और ई क्या, इमरजेंस एंगल, जो रे बाहर निकल गई प्रिज्म से वो इमरजेंस एंगल हो गया। और माइनस ए क्या चीज है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो इनकी वैल्यू डाल देंगे। आई शुरू में कितना था, आई यहां पे ये आई, ये वाला आई नहीं है, ठीक है। यहां पे हम आई1 ले लेते हैं, चलो I1 इज द, यहां पे I1 इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो शुरू में था प्रिज्म पे, जैसे ही उसने एंटर किया था उस टाइम पे, उस पॉइंट पे इंसिडेंस एंगल 0 था, तो यहां पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला इंसिडेंस एंगल है जब वो प्रिज्म पे एंटर करता है। तो 0 प्लस इमरजेंस एंगल कितना हुआ, 90, ठीक है, माइनस ए रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना हुआ, 60। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन डी हो गया खत्म।